Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss our topic that is dissolution of firm. आज हम प्लस 2 का अकाउंट्स का टॉपिक करेंगे dissolution of firm. Let's start with the new topic that is dissolution of firm. Dissolution of firm क्या है? एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने दो डिफरेंस टर्म बनाई है, दैट इज dissolution of partnership and dissolution of firm. We will discuss the meaning of both these definition. फर्स्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर. जो पार्टनर के रिलेशनशिप में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस. कि जो इनकी रिलेशन है पार्टनर्स में ये क्लोज नहीं हो रहा है. ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स में एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस अंडर न्यू एग्रीमेंट. जो ओल्ड पार्टनर्स थे, जो उनका रिलेशन चेंज तो हो रहा है, पर ये जो इनकी फर्म है, जो इनकी पार्टनरशिप है, ये जो बिजनेस है वो बंद नहीं हो रहा, वो बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा, वो बिजनेस वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा. पर जो मेन चेंज हो रहा है वो पार्टनर का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है. ठीक है, न्यू एग्रीमेंट आ रहा है, ओल्ड एग्रीमेंट पीछे रह रहा है, न्यू एग्रीमेंट आ रहा है. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू, किस रीजन से हो सकता है? या एडमिशन हो नए पार्टनर की, या डेथ होगी हो. ठीक है, इस दोनों जो डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. फर्म का क्या डिफरेंस है कि जो बिजनेस है वो क्या हो गया? खत्म हो गया. इट मीन्स फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड. ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जो फर्म है, जो हमारे बिजनेस है, वो एंड में आ गई है, मतलब उसका जो बंद होने पे है वो, उसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. Again I am repeating what is the difference between dissolution of partnership and dissolution of firm. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो dissolution of partnership में है उसमें सिर्फ रिलेशन चेंज होता है among the partners, और जो न्यू पार्टनर्स है वो कैरी ऑन एक्टिविटीज अपनी अलग अलग चलती रहती है उनकी एक्टिविटीज. और जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है ये क्या होती है? क्लोज डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है. ठीक है, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म जो है वो चलती रहती है, और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसमें क्या है? वो बंद हो जाती है, उसमें बिजनेस क्या हो जाता है? बिल्कुल एंड, खत्म. तो हमेशा याद रखना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी तैयार होती है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं होगी. ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड, उसमें बंद नहीं होगी. और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म है, जो अकाउंटिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे या बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करेंगे, वो क्या हो जाती है? हैव टू बी क्लोज. क्यों हमें क्लोज करने पड़ेगी? क्योंकि जो कंपनी है वही बंद हो चुकी है, तो हम उसकी बुक्स क्या बनाएंगे? ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है वो हमें क्लोज करनी जरूरी नहीं होती है, और जो फर्म की है वो हमें क्लोज करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो भी क्या हो गया? क्लोज हो गया. तो ये थी हमारी जो टू डिफरेंस थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. होप आप लोगों को ये जो डिफरेंस है समझ आ गया हो. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अक्सर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है. तो मेथड्स क्या होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के? सबसे पहले जो मेथड है हमारा, या मोड है, हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट. ठीक है, इनका क्या होता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट. जो सेक्शन 40 है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में भी डिसॉल्व. पार्टनरशिप कब डिसॉल्व हो सकती है? जब पार्टनर्स एग्री हो कि हम लोग अब क्या करेंगे, इस फर्म को क्लोज कर देंगे. A partnership firm may be dissolved when all the partner agree for its dissolution. जब सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं डिसोल्यूशन के लिए, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट. ठीक है, ये अगर एक भी पार्टनर रेडी नहीं है तो उसको हम फर्म को क्या है? डिसोल्यूशन नहीं कर सकते. तो जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है पार्टनर्स में वो जरूरी होना चाहिए. ठीक है,
पार्टनरशिप फर्म इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट, इट कैन बी डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट ओनली। ये डिसॉल्व जो होएगी पार्टनरशिप, ये सिर्फ एग्रीमेंट से ही होएगी। अगर कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं है तो फर्म जो है हमारी डिसॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट जो पहला था म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते थे। अब जो दूसरा है दैट इज कंपल्सरी डिसॉल्व। कंपल्सरी कब होती है? कंपल्सरी एक तो जब डेथ होगी हो किसी पार्टनर की, ठीक है, या कोई हम बिजनेस चला रहे हैं वो लीगल नहीं है हमारा, ठीक है, लॉ नहीं है, लॉफुल नहीं है, दैट इज अनलॉफुल, तब, या जब हमारे सारे पार्टनर्स क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन हम लोगों को कब करनी पड़ती है? या तो हम जो अपना बिजनेस है कोई भी लीगल नहीं चला रहे, तब हमें अपना जो कंपल्सरी डिसोल्यूशन करने ही पड़ता है। थर्ड है हमारा जो वो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट के द्वारा अगर हमें ऑर्डर आ जाए भी ये कंपनी अब बंद कर दी जानी चाहिए, तब भी हमें जैसे कि तैसे उस कंपनी को बंद करने पड़ता है, ठीक है। बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या है? जब कोर्ट का हमें ऑर्डर आ जाए तो हमें कंपनी डिसॉल्व करनी पड़ती है। क्यों कोर्ट का ऑर्डर आता है? जब केसेस है व्हेन पार्टनर क्या हो, अनसाउंड माइंड, जब वो पर्सन क्या हो, अनसाउंड का हो, पागल हो गया हो, वो जो दिमाग ही नहीं है उसका, तो वो बिजनेस कैसे चलाएगा? व्हेन पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म तब भी डिसॉल्व कर सकते हैं जब ही इज नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, ठीक है। जो पार्टनर हमारा है फर्म का वो इनकैपेबल है, वो जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, शायद उसकी जो आर्म्स है वो टूट गई है जिससे उसने हाथों से काम करना है, उसकी बाजू ही नहीं है, या कोई लेग नहीं है, कुछ भी ऐसा रीजन कि वो इनकैपेबल है काम करने के लिए, तब भी उसको कोर्ट ऑर्डर कर अपना जो है ऑर्डर दे सकती है कि आपको अपनी फर्म क्या है बंद करनी पड़ेगी। थर्ड वन इज कि कोर्ट को जैसा लगेगा सही वैसा वो डिसीजन ले सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज बाय नोटिस, ठीक है। हम जो नोटिस देके हम कर सकते हैं अपनी फर्म को डिसॉल्व। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या है, इज नॉट फिक्स्ड, जब पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन नहीं फिक्स्ड, या वो इच्छा नहीं रखते हैं कि अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करें, तब भी जो फर्म है वो डिसॉल्व करी जा सकती है। मैंने हिंदी में भी मेंशन करा है बाय गिविंग नोटिस इफ पार्टनरशिप इज एट विल, ठीक है। अगर तो पार्टनरशिप की इच्छा है कि उसको अपने एग्रीमेंट को, अपने रिलेशन को कंटिन्यू करे, ठीक है, अपनी मर्जी से चलाए, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं तो दे कैन डिसॉल्व, वो क्या कर सकते हैं, अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं एक नोटिस देकर, ठीक है। बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म। उसके बाद है कि अगर कोई भी ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट हो जाता है तब भी कंपनी क्या है डिसॉल्व करनी पड़ती है, जैसे इंसॉल्वेंसी होगी हो, पार्टनर की डेथ होगी हो, या जो उनका एग्रीमेंट था उसकी टाइम पीरियड क्या हो, पार्टनरशिप का टाइम पीरियड क्या हो, एक्सपायर हो गया हो, या जो उनका मेन ऑब्जेक्ट था, जैसे ऑब्जेक्ट था उनका मेन किसी भी प्रोडक्ट को ले लो कि जैसे बाइक्स की या ये साइकिल का है, साइकिल की फैक्ट्री है, तो उन्होंने जितने साइकिल प्रोड्यूस करने थे उनके हो गए, उसके बाद उनकी अब वो क्या होगी, एक्सपायरी होगी है जो फर्म, तब भी वो क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे जो हमारे वेज कि हम इन वे से डिसॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। अब हमने अपने अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे करनी है ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब हमारी डिसोल्यूशन हो जाती है, ठीक है, हम बंद कर देते हैं अपनी कंपनी को। जब हम कंपनी को किसी को बंद करते हैं तो जो हमारी बैंक है, या सपोज हमारा बैंक क्या हो गया, बंद हो गया, अब जो लोग हैं जिन्होंने हमसे लोन लिए हुए हैं वो तो लोग हमारे पास आएंगे ना कि हमारा लोन दो, हमें हमारा पैसा दो, तो उस पैसा को हम कवर कैसे करेंगे, उन लोगों को हम पैसे जो है वो कैसे देंगे।
उस लॉस को हम कैसे कवर करेंगे? फर्स्ट, या तो हम अपना हमारा जो पिछला प्रॉफिट पड़ा है, ठीक है, हमने थोड़े फ्यूचर सेव के लिए कुछ साइड पे प्रॉफिट रखा था कि इमरजेंसी के लिए, हम पहले उस प्रॉफिट को यूज करेंगे। फिर अगर उससे भी नहीं हमारा काम चला, फिर हम क्या करेंगे? हम जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसको यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगर पार्टनर्स कैपिटल से भी नहीं हमारा काम बना तो हम लास्ट में क्या करेंगे? हम पार्टनर्स को कहेंगे भाई तुम अब हम अपने अपने घरों से पैसे लेकर आओ कि जिससे हम अपने जो लॉस है उसको कवर कर सके। और जो शेयर वो लेकर आएंगे पार्टनर्स अपने घर से, उसको हमने किस में डिवाइड करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे करनी है। अगर हमारी फर्म बंद होने लगी है, अब हमने उस लॉस को तो रिकवर करना है, तो उस लॉस को हम कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले हम अपने जो हमारे प्रॉफिट्स थे, इमरजेंसी फंड था जो हमारा, पहले हम उसको यूज करेंगे। उसमें से भी नहीं हमारे कवर अप हुए, फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल में से यूज करेंगे, जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल लेकर आए थे स्टार्टिंग में। अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम लास्टली क्या करेंगे? पार्टनर्स को बोलेंगे अब हम तुम अपने अपने घरों से अपना अपना शेयर लेकर आओ। उस शेयर को हम किस में डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अपने अकाउंट्स को सेटल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो मेन अब टॉपिक है जिसमें हमने अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री आती है कि अगर हमारा जैसे बिजनेस क्लोज हो गया, ठीक है, बिजनेस क्लोज हो गया, उस बिजनेस में जो भी हमने एसेट्स यूज कर रखे थे, जैसे फर्नीचर, कुछ भी लैंड, उस बिल्डिंग, कुछ भी जो हमने एसेट्स यूज करे थे, सबसे पहले पैसा हमारे पास कैसे आएगा? पहले तो हम उसको एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे, तभी हमारे पास बदले में कैश आएगा ना। तो उसको हम अगर सोल्ड करेंगे कैश में, तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगर हम एसेट कोई भी सोल्ड करते हैं तो हमें उसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। या कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तब हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर के पास वो एसेट आ गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये थी एंट्री जब हमने एसेट को सोल्ड करा या किसी पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर कर लिया, तो ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो ये थी एसेट्स की एंट्री। उसके बाद है जब लाइबिलिटीज पे करनी है कैश में। जब हम लाइबिलिटी पे करेंगे कैश में, तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है जब कोई भी पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेगा, पहले एसेट टेक ओवर करा था, तो अब अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी विद द एसेट। जब एसेट आए पार्टनर के पास तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, अब लाइबिलिटी जा रही है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म। अब जो एक्सपेंसेस है वो कौन पे कर रही है? फर्म पे कर रही है, तो एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हमारी एंट्री में क्या रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। उसके बाद है अगर पार्टनर्स उस एक्सपेंसेस को पे करें तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब पार्टनर्स पे कर रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि जब फर्म एग्री होती है पे फिक्स्ड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे फिक्स्ड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, तो हमारी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जब हमारी एक्सपेंसेस पार्टनर से बोर्न करे जाते हैं और फर्म पे करती है, तब हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज के टॉपिक में हमने मेनली थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करा है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने इसलिए डिस्कस करा क्योंकि जो इस चैप्टर में है वो 8 मार्क्स का टॉपिक कवर अप होना है, जिसमें से 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना है, 3 और 4 मार्क्स का आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है।
तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक थ्योरेटिकल पार्ट पे आपके लिए टॉपिक एक वीडियो बनाई है जो आप लोगों को होप की पसंद आए। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे कि इनका प्रैक्टिकल जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियोस।